वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बेढंगे तरीके से सो रही थी। वो अपने कोट के बटन खोलता उसकी जानिब बढ़ा जो आधी नीचे को ढलकी हुई थी। वो उसको बेड के किनारे से थोड़ा आगे लिटाने के लिए झुका कि उसकी मखसूस खुशबू उसके नथनों से टकराई। वो अभी भी उसके निकाह में आई थी। वो 15 साल मासूम और खूबसूरत लड़की उसको वनी के तौर पर दी गई थी, जिसके बाप ने उसके चाचू का कत्ल किया था और अब उसको वनी में दिया गया था। उस कत्ल के बदले अपने मरहूम चाचू का ख्याल आते ही उसके अंदर शरारे फूटने लगे। वो खुद पे जब्त करता पीछे हुआ और वॉशरूम में बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद निकला तो वो उसी पोजीशन में बेनियाज सो रही थी। तौबा है, इस लड़की को तो सोना भी नहीं आता, अच्छे खासे बंदे का ईमान खराब कर दे। उसकी कुट्टी से पेट को नजर आता देखकर वो खुद से बड़बड़ाता अपने बाल टावल से खुश करने लगा। वो थोड़ा सा कसमसाई तो उसके सुनहरे बालों की लटें उसके सभी चेहरे का तवाफ करने लगी। ये मंजर देखकर दाइम के दिल में हशर सा बरपा हुआ। वो 15 साल की होने के बावजूद मुकम्मल हुस्न रखती थी, किसी का भी दिल डगमगा सकता था। वो तो फिर उसका शौहर था। वो बाल खुश करके उसकी जानिब आया और उसके पास झुककर उसको सीधा लिटाया ताकि वो गिर ना जाए। अभी उसको छुआ ही था दाइम ने कि वो करंट खाकर बेदार हुई। आप कौन हैं? वो डर के पीछे होते बोली थी। दाइम का दिल किया कि अपना सर पीट ले, जिसको अपने शौहर का ही नहीं पता था। वही हूँ जिसके साथ तुम्हारा अभी निकाह हुआ था, तुम्हारा शौहर। वो चबा चबा कर बोला। वो आप हैं? वो हैरत से अपने से 15 साल बड़े उस खूबसूरत से शख्स को देखते बोली। जी मैं ही हूँ, वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ और बेड की दूसरी साइड पर आ गया। मैं वनी होकर आई हूँ, फिर आप मुझ पर जुल्म करेंगे, जबरदस्ती अपना हक लेंगे मुझसे। वो अचानक दर्द भरी आवाज में बोलती उसको चौंका गई। ये सब किसने कहा तुमसे? वो आईब्रो झुकाकर पूछने लगा। भला वो इस 15 साल लड़की से अपना हक कैसे ले सकता था, जिसको शादी का मतलब भी अभी ठीक से मालूम ना था। फिर वो महज बदले की आग में क्यों उसको अपनी वहशतों का शिकार बनाता। वो निकाह के वक्त कुछ लड़कियां ऐसे ही बोल रही थीं कि जो वनी होकर जाती है उसका शौहर उस पर जुल्म करता है और अपना हक वसूल करता है। और उसके बाद वो खामोशी से सर झुका गई। दाइम का तजस्सुस पड़ा। और क्या कहती थी? वो सवाल करने लगा जो उसको हैरान कर रही थी। सजे संवरे रूप में वो उसके दिल के तार छेड़ गई थी। और कहती थी कि तुम हिम्मत से काम लेना, उन सब में बहुत दर्द होता है। वो रूहान से होकर बोली। दाइम को झटका दे गई, जो ये सब कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो तो खुद वनी की रस्म के खिलाफ था, कत्ल के बदले कत्ल चाहता था, मगर गांव की रस्मों के आगे मजबूर बेबस हो गया। इधर आओ मेरे पास, वो अचानक बोला तो निवाल ने सर उठाकर देखा। वो थोड़ा झिझकते हुए उसके करीब हुई। कौन सी क्लास में पढ़ती थी तुम? उसने अगला सवाल किया। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, उसने मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर दाइम ने एकदम उसके बाजू को खींचकर मजीद अपनी जानिब किया। नवाल का दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे करीब होकर बैठो ताकि तुम्हें मुझसे डर ना लगे और मुझे समझने में मदद मिले। उसके लहजे में नरमी थी। नवाल का दिल बड़ी मुश्किल से संभला था, वरना वो तो समझी थी कि शायद वो अपना हक लेने लगा है। आप मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे ना ही अपना हक लेंगे? वो मासूमियत से बोलती दाइम को सीधा अपने दिल में उतरती मासूम हुई। उसने आगे बढ़कर उसके सर अपने सीने से लगा लिया। नवाल का नन्हा सा दिल बड़ी जोर से धड़का था। नहीं, मैं अपनी छोटी सी बीवी पर कोई जुल्म जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो मोहब्बत से बोलता उसको हैरान कर गया। सच में? वो उसके सीने से मुंह निकालते फिर से यकीन दहानी करने लगी। दाइम का दिल बेख्तियार हुआ था। हाँ सच में, कहते साथ उसने नवाल की रोशन पेशानी पर अपने लब रखे। वो जी जान से लर्जी थी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं नवाल। वो उसका चेहरा थाम कर उसको रिलैक्स करने लगा, जो होले होले कांप रही थी। दाइम की बात पर उसका जिस्म कांपना बंद हुआ। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, वो उसको अपने हिसार से आजाद करते बोला था। तो वो अपनी जगह पे पुरसुकून होकर आंखें मौन गई। निवाल ये कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? चुप नहीं रहे क्या? उसके रूसी जोड़े की जानिब देख कर बोला। तो निवाल ने आंखें खोली। चुप रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सूट ही नहीं, क्या करूं फिर? वो मुंह बनाकर बोली। वो अलमारी की जानिब बढ़ा और उसमें से अपनी एक ट्राउजर शर्ट निकालकर उसको थमा दी। आज की रात गुजार लो, कल तुम्हारे सारे कपड़े आ जाएंगे। वो इस बात में सर हिलाते वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। अब आगे फिर वो इम्तिहान में फंस गई थी। बाल कुर्ती की जिप में अटक कर रह गए, जो निकल नहीं रहे थे। वो 12 कोशिशें कर करके थक चुकी थी। उसको ज्यादा वक्त लगता देख कर दाइम भी परेशान हो गया। नवाल तुम ठीक हो ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसने आवाज दी तो वो बेबसी से लब काटती दरवाजे तक आई। ये जिप खोल दें, पालिस में अटक गए हैं। वो अपनी बैग उसकी जानिब करते उसके जज्बों में ईंधन लगा गई। शफाफ कमर पे ब्लैक स्ट्रिप्स उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। दाइम ने बमुश्किल हाथ बढ़ाकर उसके बालों को जिप से आजाद किया तो जिप खुलकर नीचे को आ गई। नवाल ने बमुश्किल अपना काम वाली कुर्ती को मुट्ठियों में दबोच कर रखा, वरना वो ढलक जाती। दाइम का दिल धड़कने लगा था। हो गया है, अब कर लो चेंज, वो कहते हुए बेड की जानिब बढ़ गया और वो चेंज करके कुछ देर बाद निकल आई। ये लड़की आज मेरा इम्तिहान लेकर ही छोड़ेगी, वो उसको अपनी ट्राउजर शर्ट में देखकर मस्मराइज होते बोला था, जो सरापाए हुस्न लग रही थी। उसका अपने मुंह और जज्बात पर बंद बांधना मुश्किल हो गया था, जबकि वो नफ्स का गुलाम नहीं था। नवाल खामोशी से सिमट कर उसके पहलू में लेट गई तो उसने भी लाइट ऑफ करके आंखों पर बाजू रख लिया। यह रात उसके लिए इंतहाई मुश्किल थी। वो सुबह जल्दी उठा था। वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। बाहर निकलते ही नवाल की तरफ देखा, जो गहरी नींद में थी। वो चंद लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा। उसके चेहरे पर सुकून और मासूमियत थी। करीब जाकर नरमी से उसका कांधा हिलाया।
नवाल उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसकी आवाज़ नहायत ही नर्म थी, जैसे कोई किसी मासूम बच्चे को जगा रहा हो। नवाल आंखें मसलते हुए उठ बैठी और पलकें झपकाते हुए दाइम को देखने लगी। उसकी उम्र और मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। वो बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर निकली, लेकिन उसके बालों की हालत बिगड़ी हुई थी। लंबे घने बाल उलझकर उसके कांधों और कमर पर बिखरे थे। वो बेबस नजरों से दाइम को देखने लगी। ये बाल नहीं सुलझ रहे, क्या करूं? उसने धीमी आवाज में कहा था। दाइम ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आओ, मैं ठीक कर देता हूँ। नवाल ने झिझकते हुए कुर्सी पर बैठते हुए उसकी तरफ देखा। दाइम ने पहले तौलिया उठाकर उसके बालों से हल्की नमी को खुश किया। उसके हाथ नरम और महारत से चल रहे थे। फिर वो आराम से उसके बालों को सुलझाने लगा। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है नवाल, लेकिन ये बहुत मेहनत मांगते हैं, उसने हंसते हुए कहा था। नवाल ने सर झुका लिया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दाइम ने बड़ी एहतियात से बालों की लटों को सुलझाया और फिर उन्हें खूबसूरती से बांध दिया। बस अब बिल्कुल परफेक्ट हो। वो पीछे हटकर उसके चेहरे को देखने लगा। नवाल ने आईने में खुद को देखा और खुश हो गई। थैंक यू दाइम, वो मुस्कुराकर बोली थी। कोई बात नहीं, आइंदा खुद करना सीखना, लेकिन जब तक तुम्हें जरूरत हो मैं मदद कर दूंगा, दाइम ने नरमी से कहा और उसके चेहरे पर इत्मीनान देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकले। नवाल के चेहरे पर झिझक नुमाया थी। उसके कदम दाइम के साथ साथ चलने में लरस रहे थे। वो हर कदम पर दाइम की तरफ देखती, जैसे उसकी हिफाजत और एतमाद की मुंतजिर हो। दाइम ने उसकी तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट से देखा, जो उसके खौफ को कुछ हद तक कम कर गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, बीजान की नजरें नवाल पर जा ठहरी। उनकी परेशानी पर बल पड़ गए थे। ये क्या तमाशा है दाइम, इस लड़की को खाने की मेज पर क्यों लेकर आए हो? दाइम ने नवाल का हाथ मजबूती से थाम लिया और अपनी जगह पर इत्मीनान से खड़ा हो गया। बीजान, ये अब से मेरी बीवी है और जहां मैं हूं ये भी वहीं होगी। ये मेरे बराबर में बैठेगी। बीजान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मत भूलो दाइम कि ये लड़की तुम्हारे चचा के कातिल की बेटी है। पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें दाइम और बीजान पर जम गई थीं। नवाल के चेहरे का रंग फक हुआ और उसके हाथ लरसने लगे। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। दाइम ने एक गहरी सांस ली और बीजान की जानिब देखा। ये कातिल की बेटी है बीजान, मगर ये खुद कातिल नहीं है। इसके बाप के गुनाहों का हिसाब इससे नहीं लिया जाएगा। दाइम की आवाज में ऐसा एतमाद और सख्ती थी कि हाल में मौजूद हर शख्स हैरत ज़दा रह गया, जैसे किसी ने उन पर सख्तादारी कर दिया हो। सबकी आंखें दाइम पर जम गईं। बीजान की आंखों में बेयकीनी थी, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि दाइम उनकी बात का इस तरह से जवाब दे सकता है। पास खड़ी नवाल खौफजदा हो गई थी। तुम परेशान मत हो नवाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन बहस का माहौल इस कदर बोझल हो चुका था कि नवाल का खड़े रहना मुहाल हो गया। वो कांपते दिल के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ से नजरें उसे छलनी कर रही थी। आओ ऊपर चलते हैं, वो उसकी हालत देखते हुए बोला। बीजान ने गुस्से से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन दाइम उनकी तरफ देखे बगैर नवाल को आराम से अपने साथ ले गया। वो खामोश थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। दाइम ने उसे कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। अब ये सब बातें सुनने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी, बाकी सबको मैं देख लूंगा। नवाल ने पहली बार उसकी आंखों में एतमाद के साथ देखा और धीरे से सर हिला दिया। दाइम ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू साफ किए। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ, फिर दोनों नाश्ता करते हैं। ये कहते ही वो उठकर चला गया। वो नवाल को नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए निकल चुका था और वो अपने कमरे में अकेली थी। सुबह के तल्ख वाकयात के बाद उसका दिल बेहद बोझल हो चुका था, मगर दाइम के तसल्ली बख्श अल्फाज ने उसे कुछ सुकून दिया था। वो थकन के बाद दोबारा बिस्तर पर लेट गई और नींद की आगोश में चली गई। कुछ देर हुई थी कि दरवाजे पर धीमी सी दस्तक ने उसे जगा दिया। उसने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक मुलाजमा खड़ी थी। बीबी जी, बीबी जान ने आपको नीचे बुलाया है। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। वो सामने खड़ी मुलाजमा को देखने लगी, जैसे ये जानने की कोशिश कर रही हो कि उसे नीचे क्यों बुलाया जा रहा है। उसके दिल में वसवसे उठने लगे थे। वो धीरे धीरे नीचे आई, कदम भारी हो रहे थे और दिल धड़क रहा था। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, बीजान की तेज नजरें उस पर गड़ गईं। याद रखो, दाइम की नरमी से ये मत समझना कि हम तुम्हें अपना लेंगे। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ तुम्हें बर्दाश्त किया जाए तो सारे काम तुम्हें करने होंगे, और अगर तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? नवाल ने बमुश्किल अपनी हिम्मत जमा की और सर झुकाकर हल्के से सर हिला दिया। उसकी आंखों में खौफ था और दिल बेबसी से भरा हुआ था। बीजान ने इशारा किया। अच्छा, अब जाकर मुलाजमा के साथ हवेली के सारे कपड़े धो दो। उसको एक और धचका लगा। उसे तो इन कामों का बिल्कुल तजर्बा नहीं था, मगर वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी और सर झुकाकर बीजान के हुक्म पर चल पड़ी। मुलाजमा उसे वॉशिंग एरिया में ले गई, जहां कपड़ों का ढेर पड़ा था। कपड़े देखकर निवाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब धोना है बीबी जी, किसी की मदद नहीं लेना, वरना बीजान बुरा पेश आएंगी। और ये कहकर वो बाहर चली गई। नवाल ने बेबसी से कपड़ों को देखा। उसके हाथ कपड़ों के ढेर को छूते हुए लरस रहे थे, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसने कपड़ों को धोना शुरू किया, मगर थोड़ी ही देर में वो थकन से चूर हो गई। उसके हाथ सुर्ख हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। फिर भी वो हार मानने की बजाय काम करती रही। हर कपड़ा उसके लिए एक नई आजमाइश था। वो दिल ही दिल में सब्र करते कपड़े धोती गई। शाम के साए गहरे हो चुके थे जब दाइम ऑफिस से हवेली वापस आया, तो जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसके कदम रुके। नवाल बेड पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा सुर्ख था और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो इतनी मासूम लग रही थी कि दाइम का दिल तड़प उठा। वो तेजी से उसके करीब आया।
नवाल क्या हुआ मेरी जान, क्यों इस तरह रो रही हो? नवाल ने अपने आंसू साफ करने की कोशिश की मगर उसकी लरजती हुई आवाज और नम आंखें उसे मजीद बेबस जाहिर कर रही थी। वो एकदम दाइम के गले लग गई और सिसकियां लेते बोली। वो उसके गले लगने पर बौखला गया। आज आज मुझसे बीजान ने बहुत सारे कपड़े धुलवाए। देखिए मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। यह सुनकर उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठने लगी मगर वो नवाल के सामने खुद पर काबू पा गया। उसने नवाल को अपने बाजुओं में भर लिया। चलो लेटो, मैं तुम्हारी कमर दबाता हूँ। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने फौरन इनकार किया था। चुपचाप लेट जाओ नवाल, ये मेरा हुक्म है। वो थोड़ी सख्ती से बोला। नवाल बेबस होकर लेट गई। दाइम ने हल्के हाथों से उसकी कमर दबाना शुरू की। उसके हाथ इतने नरमी से हरकत कर रहे थे। उसने उसके कांधे, बाजू और नन्हे जिस्म के हर हिस्से को इस तरह दबाकर सुकून दिया कि नवाल के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता सुकून के आसार जाहिर होने लगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो शर्म से सुर्ख पड़ते बोली थी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो नवाल, तुम्हारा हर दुख मेरा है और तुम्हारी हर थकन मेरी है। उसके बाद नवाल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चली गई। दाइम ने उसके चेहरे को प्यार से देखा, उसकी पेशानी पर एक नरम बोसा दिया और उसका कंबल दुरुस्त करके खामोशी से उठ खड़ा हुआ। वो कमरे से बाहर निकल गया। वो तेज कदमों के साथ बीजान के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और आंखों में गैर मामूली सख्ती थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वहां बीजान, दादा जान और दूसरे बुजुर्ग गहरी गुफ्तगू में मसरूफ थे। दाइम ने सीधा बीजान की तरफ देखा। बीजान, आपने नवाल से पूरी हवेली के कपड़े क्यों धुलवाए? क्या घर के बाकी मुलाजमीन खत्म हो गए थे? उसकी आवाज में गुस्सा था। बीजान जो सुकून से बैठी थी, उसके सवाल और लहजे पर फौरन चौंक गई। उनके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। वो उठ खड़ी हुई। दाइम, ये किस तरह का लहजा है? क्या तुम अब हमसे इस तरह बात करोगे? जब से वो लड़की इस घर में आई है, तुम्हारी जुबान और रवैया दोनों बदल गए हैं। भूल गए हो कि हम तुम्हारे बड़े हैं। बीजान, मुझे माफ कीजिए, लेकिन बात मेरी बीवी की है। वो इस घर में जैसे भी आई, चाहे वनी होकर आई हो या मेरी मर्जी से, लेकिन अब वो मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे मुलाजमों जैसा समझकर उसके साथ ज्यादती करे। वो अपने गुस्से को पीता निहायत तहम्मुल से बोला था। बीजान की नजरें सख्त हो गईं मगर वो खामोश रही। दाइम ने एक कदम आगे बढ़ाया। आइंदा कोई भी काम हो मुलाजमीन से करवाया जाए, नवाल से नहीं। मैं अपनी बीवी की इज्जत और सुकून पर कोई समझौता नहीं करूंगा। उसकी बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया। दादा जान और बाकी बुजुर्ग हैरत से दाइम को देख रहे थे। बीजान का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा उनकी खामोशी का गवाह बन चुका था। दाइम ने एक नजर सब पर डाली और मजबूत कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे एक भारी खामोशी छोड़ गया था। रात का वक्त था। डाइनिंग हॉल में दस्तरखान सजाया जा चुका था। बीजान और बाकी घर वाले अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे मगर दाइम और नवाल गायब थे। बीजान ने इर्द गिर्द देखते हुए मुलाजमा को बुलाया। दाइम कहाँ है और उस लड़की ने खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर आना क्यों नहीं पसंद किया? बीजान, वो अपने कमरे में खाना मांग रहे हैं, मुलाजमा ने अदब से कहा था। यह सुनकर बीजान का चेहरा सुर्ख हो गया। जाकर दाइम को कहो कि फौरन नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर खाना खाए। हवेली के असूल इस तरह नहीं बदलते। वो गुस्से से बोलनी थी। मुलाजमा सर हिलाती हुई फौरन उनके कमरे की तरफ चल दी। कमरे के अंदर दाइम और नवाल सुकून से बैठे हुए थे। नवाल के चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी का इम्तिजाज था और दाइम उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। मुलाजमा ने दस्तक दी। साहब, बीजान ने कहा है कि आप डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाएं। बीजान से जाकर कह दो मैं और नवाल डाइनिंग टेबल पर नहीं आएंगे। हमारा खाना कमरे में ही दिया जाए। ये फैसला मेरा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। उसने संजीदगी से कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मुलाजमा सहमे हुए अंदाज में सर हिलाती हुई वापस चली गई और बीजान को जाकर यह पैगाम दिया। बीजान जो पहले ही गुस्से में थी, ये सुनकर मजीद भिपर गई। उनके चेहरे की सख्ती और नजरों की चमक खौफनाक हो गई। उन्होंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। ये लड़की दाइम को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। ये सब उसी के असरात हैं। बीजान का दिमाग नफरत और गुस्से से भर चुका था। उनके दिल में नवाल के लिए साजिशी ख्यालात जन्म लेने लगे। नवाल जो अपनी मासूमियत में दाइम की मोहब्बत से मुतमईन थी, इस बात से बेखबर थी कि बीजान के दिल में उसके खिलाफ नफरत की आग मजीद भड़क चुकी है। सुबह का वक्त था और दाइम मामूल के मुताबिक ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी मोबाइल पर कार्टून देखने में मगन थी। उसको नया मोबाइल दाइम ने लेकर दिया था ताकि वो अपनी दुनिया में खुश रहे और हवेली की सख्तियों से दूर रह सके। बीजान जो पहले ही दाइम की मोहब्बत और नवाल की मौजूदगी से कुड़ रही थी, दिल में नफरत का तूफान लिए कमरे में आई। उन्होंने जब नवाल को इस बेफिक्री से मोबाइल पर वक्त गुजारते देखा तो उनकी बर्दाश्त का बंधन टूट गया। वो गुस्से से कमरे के अंदर आई और एक झटके में नवाल के हाथ से मोबाइल छीनकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। नवाल ने खौफजदा नजरों से बीजान की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि कुछ कह सकती, बीजान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत से नवाल का सर दीवार से जा लगा और वो दर्द से चीख उठी। तुम्हारी ये जुर्रत कि हमारे असूलों के खिलाफ जाओ, दाइम को हमारे खिलाफ भड़का रही हो। अपनी उम्र और हैसियत देखो। किसने कहा था कि तुम हमारी शिकायत करो? उनकी आवाज से दरो दीवार हिल गए थे। नवाल जो दीवार के साथ सहमी खड़ी थी, रोते हुए बमुश्किल बोली, बीजान, मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बीजान ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। बीजान ने मुलाजमा को आवाज दी, इसे नीचे लेकर आओ। मुलाजमा फौरी तौर पर कमरे में दाखिल हुई और नवाल जो खौफ और बेबसी के आलम में थी, उसको घसीटते हुए नीचे ले जाने लगी। वो जोर जोर से चीखने लगी थी, मुझे छोड़ दो प्लीज, लेकिन उसकी आवाज किसी ने ना सुनी। नीचे हवेली के बड़े कमरे में सब बुजुर्ग और हवेली के दीगर अफराद मौजूद थे। सबने मुलाजमा को नवाल को घसीटते हुए आते देखा। बीजान ने फिर से नवाल के मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हर थप्पड़ के साथ उनके गुस्से का इजहार मजीद शदीद होता गया। नवाल की चीखें और सिसकियां हवेली में गूंजने लगी। एक और जोरदार थप्पड़ के बाद उसका होंठ फट गया था।
और उसमें से खून रिसने लगा। मीरशाह ने आगे बढ़कर बीजान को रोकना चाहा, मगर दादा जान ने उसको बाजू से थाम कर रोक लिया और फिर बीजान ने इतनी कुव्वत से उसको थप्पड़ मारा जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका नाजुक जिस्म मजीद ताब ना ला सका और वो बेहोश हो गई। एन उसी वक्त दाइम हवेली में दाखिल हुआ। वो अपनी कोई फाइल लेने आया था, मगर निवाल को जमीन पर बेहोश होता देख और उसके होंठों से रिसने वाले खून को देखकर उसके अंदर का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। वो भागते हुए नवाल के पास आया, उससे बाहों में उठाया। ये सब क्या हो रहा है? किसने किया है ये सब? वो चीखा था, मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर नवाल को उठाकर हवेली से बाहर निकला और फौरन गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। नवाल की बेहोशी और चेहरे पर लगे जख्म उसकी रूह को चीर गए थे। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों इस मासूम के साथ ऐसा किया गया? उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। नवाल उसकी गोद में बेहोश पड़ी थी, उसके होंठ से खून बह रहा था और चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ देखे जा सकते थे। उसकी सांसें मामूली सी थीं, लेकिन उसकी बेहोशी दाइम के दिल को जख्मी किए जा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही वो उसे फौरन इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टर्स ने उसको स्ट्रेचर पर लिटाया और उसका फौरी मुआयना शुरू कर दिया। वो बेचैनी से बाहर टहल रहा था, उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया था। आपकी पेशेंट को शायद काफी शदीद तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। हमने इन्हें ड्रिप लगा दी है। खुशकिस्मती से इनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन डॉक्टर के अल्फाज रुक गए, जैसे वो मजीद कुछ कहना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या? डॉक्टर साहब साफ साफ बताएं, दाइम ने बेकरारी से पूछा था। देखिए, इन पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है और ये किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं है। एक मासूम कम उम्र बच्ची पर इस तरह का जुल्म नाकाबिले कबूल है। आपको इनका खास ख्याल रखना चाहिए। ये सुनते ही दाइम की रूह जैसे लरस गई। उसके दिल पर एक बोझ सा आन पड़ा। वो खुद को इस बात पर मलामत करने लगा कि उसने नवाल को हवेली में छोड़ा ही क्यों। उसकी मासूमियत, उसका नाजुक वजूद और उसके खिलाफ हवेली वालों की सफाकियत, ये सब सोचकर दाइम का दिल फटने लगा। नवाल को वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था। वो उसके पास बैठ गया, उसका हाथ थामे अपनी आंखों से बहने वाले आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो उसके चेहरे पर पड़े जख्मों को देख रहा था जो उसकी बेबसी और दर्द के गवाह थे। उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया था कि वो नवाल को अब कभी हवेली वापस नहीं लेकर जाएगा। वो इस मासूम को उन बेहिस्सों के दरमियान मजीद नहीं छोड़ सकता था। मैं इसका मुहाफिज हूँ, इसका साथी और इसकी खुशियों का जिम्मेदार भी। मैं कैसे इससे लापरवाही बरत सकता हूँ? वो खुद से बोला था। उसका दिल ये सोचकर और ज्यादा दुखने लगा था, लेकिन वक्त ने उसे ये बता दिया था कि वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। वो अपनी मोहब्बत को मजीद किसी के जुल्म का शिकार नहीं होने देगा। दाइम ने उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ रखा। मेरी जान, अब तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। नवाल बेहोशी की हालत में थी, लेकिन दाइम की बातों में मोहब्बत और खलूस साफ छलक रहा था। फार्म हाउस की खामोश फिजा में दाइम नवाल को लेकर आया था। गाड़ी से उतरते ही नवाल ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। ये जगह एक ख्वाब जैसी लग रही थी। दूर दूर तक फैला सब्जा, एक पुरसकून सा माहौल और वो खूबसूरत घर जो दाइम ने नवाल के लिए चुना था, मगर उसकी आंखों में अभी वो चुप थी जो दाइम को बेचैन कर रही थी। दाइम ने आहिस्ता से उसको सहारा दिया और उसे फार्म हाउस के अंदर ले आया। उसने नवाल को एक आरामदाह सोफे पर बिठाया और उसके कदमों में बैठकर मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखने लगा। नवाल की आंखों में थकन और दुख था, जुबान पर खामोशी की मोहर लगी थी। नवाल, ये घर अब हमारा है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ दे, कोई नहीं जो तुम्हारी इज्जत को रोन सके। हम यहाँ सुकून से रहेंगे, दूर उन सबसे जो तुम्हें रुला देते थे। नवाल ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कह ना सकी। दाइम उसकी खामोशी के पीछे छुपे दर्द को महसूस कर सकता था। वो उठ खड़ा हुआ। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो कहकर किचन की जानिब बढ़ गया। वो मुलाजमा से किचन से खाना लेकर आया तो उसने प्लेट निवाल के सामने रखी। अपने हाथों से निवाले बनाकर उसको खिलाने लगा। चलो खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। आप सच कह रहे हैं, हम वाकई इस घर में रहेंगे। वो चौंक कर बोली तो दाइम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ नवाल, ये घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। यहाँ कोई और नहीं होगा, कोई जुल्म करने वाला, कोई तकलीफ देने वाला। ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सुकून के लिए। वो मोहब्बत से बोला था। उसकी आंखों में मासूम सी चमक आ गई। वो बच्चों की तरह खुश हो गई और बेख्तियार दाइम के गले लग गई। दाइम ने हल्के से उसे थपथपाया। थोड़ा सा फासला रखकर बात किया करो, वरना फिर खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगी। वो उसके होंठों का लम्स अपने सीने पर महसूस करते मखमूर लहजे में बोला। क्या मतलब, कौन सी मुश्किल? नवाल ने हैरानी से पूछा था। कुछ नहीं, तुम आराम करो, कमरे में जाकर मैं ये बर्तन रख के आता हूँ। दाइम ने उसे शरारती नजरों से देखकर कहा। वो हवन्नकों की तरह उसको देख कर रह गए। दाइम की मायने खेज बात उसके सर के ऊपर से ही गुजर गई थी। वो दाइम के फोन पर कार्टून देखने में मगन थी और दाइम उसके पास बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। नवाल की मासूम हंसी और कार्टून के किरदारों की आवाजों ने माहौल को हल्का फुल्का बना रखा था। लेकिन अचानक दाइम के फोन की स्क्रीन पर कॉल आने लगी। नवाल ने बेदहानी में फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। उस पर लिखा हुआ बीजान उसके जहन को उलझा गया। आपके फोन पर कॉल आ रही है, उसने आहिस्ता से कहकर फोन दाइम को पकड़ा दिया। उसने फोन नवाल के हाथ से ले लिया और कॉल उठाते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की रफ्तार और चेहरे की संजीदगी नवाल को कुछ अजीब सा लगा, मगर वो खामोश रही। दाइम ने कमरे से बाहर जाकर फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ बीजान का गुस्से से भरा लहजा सुनाई दिया।
کہاں ہو تم دائم؟ 2 दिन हो गए हैं, तुमने हवेली में कदम तक नहीं रखा। उनके लहजे में सख्ती और तल्खी नुमाया थी। उसने गहरी सांस ली। बीजान, अब मैं इस हवेली में कदम नहीं रखूंगा जब तक आप लोग नवाल को दिल से कबूल नहीं करेंगे। वो बेशक वनी होकर इस घर में आई है, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। दाइम मीर शाह की इज्जत है। अगर उसके साथ कोई बुरा सलूक करेगा या उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब सुनकर बीजान का गुस्सा और बढ़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपनों को छोड़कर उस लड़की के लिए? दाइम ने बीच में ही उनकी बात काट दी। उसकी आवाज में गैर मामूली ठहराव और सख्ती थी। बीजान, मैंने अपना फैसला कर लिया है। जब तक आप लोगों के दिलों से नवाल के लिए नफरत खत्म नहीं होती, मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर उसने बिना किसी तवक्कुफ के फोन बंद कर दिया। बीजान दूसरी तरफ सुलग कर रह गई। उनके चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जुले आसार थे। दाइम ने फोन बंद करके एक लम्हे को खुद को संभाला, गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को काबू में लाते हुए कमरे की तरफ वापस लौट आया। कमरे में वापस आते ही दाइम ने नवाल की तरफ देखा, जो अब उसके लैपटॉप पर कार्टून देखने में मगन थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। चलो नवाल, अब बहुत कार्टून देख लिया, अब सो जाओ। वो नरमी से बोलता उसके पास आया। नहीं, मुझे अभी और कार्टून देखने हैं, उसने लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर कहा। उसकी जिद पे वो सर पकड़ के रह गया। उसने हमेशा एक बाशऊर, अपनी हम उम्र और समझदार बीवी का ख्वाब देखा था, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। मगर हकीकत ये थी कि उसे ये मासूम और जिद्दी सी 15 साल लड़की मिली थी, जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। मगर उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी हरकतों ने उसके दिल में खास जगह बना ली थी। वो इस मासूम सी लड़की से मोहब्बत करने लगा था। अपनी सोचों को झटकता वो भी बैठ गया। ठीक है, देख लो कार्टून। उसने मोबाइल में उसके लिए नए कार्टून लगा दिया, फिर खुद लैपटॉप उठाकर अपने काम में मशगूल हो गया। दोनों अपने काम में मशगूल थे कि अचानक लाइट चली गई। नवाल के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। वो यकदम उछलकर दाइम की गोद में आ बैठी। दाइम उस गैर मुतवक्के हरकत पर बौखलास आ गया। ये क्या कर रही हो नवाल? कुछ नहीं होता, आराम से बैठो, आ जाएगी लाइट अभी। वो संभल कर बोला था। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके पास ही रहना है, वो खौफ से कांपते हुए बोली। दाइम ने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी हो सके। नवाल का चेहरा उसके कांधे के करीब था और उसके होंठ बेख्तियार नवाल की गर्दन से मस हो गए। उसकी कुर्बत ने दाइम के अंदर एक तूफान सा बर्पा कर दिया। वो बमुश्किल अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करने लगा। नवाल की मजीद नजदीकी ने उसको बेचैन कर दिया। नवाल प्लीज, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, साइड पे होके बैठो, कुछ नहीं होता। वो जब की इंतहा पर था शायद। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आपकी गोद में ही रहना है, वो जिद्दी बच्चे की तरह बोली थी। दाइम ने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। उसका दिल बहकने लगा था, मगर वो जानता था कि उसे अपने जज्बात पर काबू पाना जरूरी है। वो 15 साल की मासूम लड़की थी, उसकी शिद्दतों की ताब नहीं ला सकती थी। कुछ लम्हों बाद लाइट वापस आ गई। दाइम ने सुकून की सांस ली। यार, अब तो पीछे हट जाओ, लाइट आ गई है, मुझे मेरा काम करने दो। वो उसकी गोद से उतरकर साइड पर बैठ गई, मगर दाइम की हालत बेहद नर्वस थी। वो गहरी सांस खींचकर वापस अपने काम में मशगूल हो गया। वो अपने ऑफिस में बैठा काम करने में मसरूफ था। उसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर स्क्रीन पर थी, जब अचानक दरवाजा खुला और दादा जान और मीर शाह अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर दाइम चौंक गया और फौरन एहतरामन खड़ा हो गया। बाबा जान, दादा जान, आप यहाँ प्लीज बैठे। वो उनकी जानिब बढ़ा था। दादा जान और मीर शाह खामोशी से सोफे पर बैठ गए। दाइम ने उनके लिए पानी मंगवाकर खुद भी करीब ही उनके बैठ गया। मीर शाह की गहरी नजरें और दादा जान की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। दाइम, ये क्या कर रहे हो तुम? एक लड़की के लिए तुम हम सबको छोड़ रहे हो? मीर शाह ने बात का आगाज किया था। बाबा जान, वो लड़की सिर्फ लड़की नहीं, वो अब मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। वो मजबूत लहजे में बोला था। मत कहो कि वो तुम्हारी बीवी है, वो वनी के तौर पर आई है। उसके बाप ने तुम्हारे चचा को कत्ल किया है, ये भूल गए हो क्या? दादा जान ने अपना असा जमीन पर रखकर सख्त आवाज में कहा। दाइम का चेहरा एक पल के लिए स्पॉट हुआ। दादा जान, मैं कुछ नहीं भूला, सब याद है, हर बात, हर जख्म, मगर ये भी याद है कि वो मासूम लड़की कातिल नहीं, उसका बाप कातिल है। मैं हमेशा वनी की रस्म के खिलाफ था। मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि मुझसे उम्मीद न रखिएगा कि मैं इस रस्म को निभाऊंगा, मगर फिर भी आपने जबरदस्ती मेरा निकाह मुझसे 15 साल छोटी मासूम लड़की से करवा दिया। अब जब ये सब कुछ आप लोगों की मर्जी से हुआ है, तो अब मेरे फैसलों के साथ चलना पड़ेगा आप सबको, वरना ये बिजनेस, ये सब कुछ भी मैं छोड़ दूंगा। उसके सख्त और खरे लहजे ने ऑफिस की फिजा में खामोशी भर दी। वो दाइम जो हमेशा उनके हर हुक्म के आगे सर झुका देता था, आज उन्हें यूं खरी खरी सुना रहा था। दादा जान को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही दाइम है। दादा जान ने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की। देखो बेटा, गुस्से में फैसले इस तरह के नहीं किए जाते, हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन नवाल और तुम हवेली वापस आ जाओ। वो तहम्मुल से बोले थे। नहीं दादा जान, मैं मजीद उस पर जुल्म नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ 15 साल की है, आप लोगों ने उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया और उसे अपनी नफरतों का निशाना बना डाला। कम से कम उसके बड़े होने का तो इंतजार कर लेते, फिर नफरत कर लेते। अभी वो शादी का मतलब भी नहीं जानती, नफरतों का मतलब भी नहीं जानती, और आप सबने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। बीजान को किसी ने कुछ नहीं कहा, वो उस पर जुल्म करती रही, मगर अब नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं उस पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उसकी आवाज में वो शिद्दत थी जो दादा जान और मीर शाह को खामोश कर गई। बेटा, हम तुम्हारी बात को समझते हैं, हम कोई हल निकालेंगे, मगर तुम हवेली वापस आ जाओ। मीर शाह ने भी उसको समझाना चाहा। जब आप लोग कोई हल निकाल लेंगे और नवाल के साथ इंसाफ करेंगे, तब मैं वापस आ जाऊंगा, उससे पहले नहीं, उसने दूबदू जवाब दिया था। दादा जान और मीर शाह एक दूसरे की जानिब बेबसी से देखने लगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। दादा जान और मीर शाह आहिस्ता कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गए। वो एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर गिर गया। उसके दिल में दुख और गुस्सा दोनों मौजूद थे, मगर उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उस मासूम के हक के लिए हर हद से गुजर जाएगा।
वो ऑफिस से थका हारा वापस आया और जब दरवाजा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर नवाल पर पड़ी, जो नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। वो अपनी सादगी और मासूमियत में साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो एक लम्हे के लिए चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई हसीन ख्वाब आ गया हो। वो कदम कदम चलते हुए उसके करीब पहुंचा और बेख्तियार उससे पूछ बैठा, ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने तो नहीं लेकर दी तुम्हें। मुलाजमत सकीना आंटी की बेटी है ना, वो लेकर आई थी, तो मैंने कहा मैं भी पहन कर देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आए। उसके लहजे में मासूमियत थी। वो सर पकड़ के रह गया। फिर अचानक नवाल की साड़ी तो ठीक से बंधी नहीं थी, खुलकर जमीन पर गिर गई। नवाल के तमाम निशेब फराज दाइम के सामने वाजे हो गए। उसका नाजुक नीम बरहना वजूद दाइम के सामने कयामत के इस मंजर पेश कर रहा था। उसको गहरी निगाहों से देख कर रह गया। वो फौरन शर्मिंदा होकर साड़ी को उठाने लगी। मुझे साड़ी ठीक से पहननी नहीं आती, प्लीज मेरी मदद कर देना दाइम। वो बेचारगी से बोली, मैं कैसे मदद करूं, मुझे नहीं आती। वो उसको बच्चों की तरह पिचकारने लगा, तो फिर आप फोन से देखकर पहना दें, मुझे नहीं पहननी आ रही। दाइम उसकी जिद के आगे हार कर आगे बढ़ा। ठीक है रुको। वो अपना फोन निकालकर साड़ी बांधने का तरीका देखने लगा। दाइम के दिल में एक जज्बाती तूफान मच रहा था। नवाल की कुर्बत में उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उस नन्हे वजूद को अपने बाहों में भर ले, मगर जानता था कि वो अभी बहुत छोटी है, वो उसकी शिद्दतों को नहीं सह पाएगी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और साड़ी को दुरुस्त तरीके से उसको पहना दिया। वो कयामत सी लग रही थी। नीले रंग की साड़ी में वो एक मुकम्मल हसीन ख्वाब की तरह नजर आ रही थी। वो उसको देखता रह गया, आखिर इतना रूप वो कहां से लाती थी? बताएं कैसी लग रही हूं? वो पल्लू को लहराकर बच्चों की तरह खुश होते पूछने लगी। बहुत हसीन लग रही हो। वो बेख्तियार बोलता उसको सीने से लगाकर उसके माथे पर बोसा दे गया। वो जो अब बेहद खुश नजर आ रही थी, आगे बढ़कर दाइम की तरह उसको गले लगाकर उसके माथे पर बोसा दे गई। वो हक्का बक्का रह गया उसकी जसारत में। उसको अचानक एक शरारत सूझी और वो एकदम शिद्दत से नवाल की तरफ झुक गया। चलो अब ऐसे भी करो। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, नहीं ऐसे दर्द हुआ है मुझे। वो मासूमियत से मुंह बनाकर अपने होठों को सहलाते बोली। वो मुस्कुराकर उसको खुद में भेज गया। वो जानता था कि इस वक्त उसकी मासूमियत और उसका बचपन ही उसका सबसे बड़ा जमाल था। मीरजान के कमरे का माहौल खासा सर्द और दबाव से भरा हुआ था। दादा जान और मीर शाह और हवेली के बाकी बुजुर्ग अपनी जगह पर सर झुकाए खामोशी से बैठे थे। मीरजान के चेहरे पर उलझन, गुस्से और बेबसी का इम्तजाज था। उनकी आंखों में वही शोले चल रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दाइम इस हद तक जा सकता है। ये वही दाइम है जो हमेशा मेरी हर बात मानता था, और अब तुम लोग उसे मनाने के लिए उसके ऑफिस तक गए, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आया। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने? क्या बात है जो उसने उसे उस हद तक बदल दिया है? बीजान जो भी है, हमें अब इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। उसने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जब तक हम नवाल के साथ अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते, वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना यह मसला और बढ़ जाएगा। मीर शाह ने तफसील से उन्हें आगाह किया। बीजान ने अपने चेहरे पर उलझन का तासुर मजीद गहरा कर लिया। उनकी पेशानी की शिकनें वाज़ेह हो गई। उन्होंने एक गहरी और तवील सांस ली। इसका मतलब है कि हम उस छटांग भर की लड़की के सामने झुक जाएं, जो वनी की रस्म के तहत इस घर में आई थी, जिसके बाप ने हमारे खानदान का खून बहाया। बीजान जवान खून है। अगर वो हमसे और बदगुमान हो गया तो उसे वापस लाना मुमकिन नहीं होगा। आप जानती हैं वो हमारे खानदान का वाहिद चश्मो चराग है। अगर वो हमसे दूर हो गया तो हमारी नस्ल का तसलसल खतरे में पड़ जाएगा। हमें दानिशमंदी से काम लेना होगा। दादा जान जो अब तक खामोश थे, अपनी छड़ी पर झुके हुए सर को उठाकर धीमी आवाज में बोले, मीर शाह ठीक कह रहा है। दाइम को खोना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें उसकी बात माननी ही होगी, वरना मामला हमारे हाथों से निकल जाएगा। बीजान ने एक लम्हे के लिए सोचा, जैसे अपने अंदर के जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी आंखों में वही सख्ती थी, लेकिन वो इस वक्त हालात के आगे झुकने पर मजबूर नजर आई थी। ठीक है, दाइम को पैगाम भेज दो कि हम उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। नवाल के साथ कोई जुल्म या ज्यादती नहीं की जाएगी, और उसके साथ वैसा ही सलूक होगा जैसे इस हवेली की बहू के साथ होना चाहिए। उसे बताओ कि वो वापस आ जाए। ये कहते हुए बीजान अपनी जगह से उठ गई। उनकी आंखों में गुस्से के आसार अब भी बाकी थे। 2 माह का अरसा कैसे बीता उन्हें मालूम ही ना हुआ। फार्म हाउस की खामोशी और पुरसकून माहौल ने उन दोनों को मजीद करीब कर दिया। नवाल जो पहले एक मासूम और जिद्दी लड़की थी, दाइम के साथ रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो रही थी। दाइम के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो गए। अभी भी वो दोनों बेड पर एक साथ लेटे थे। दाइम ने उसे नरमी से गले से लगाया। वो उसके सीने पर सर रखे अपनी बातों में मसरूफ थी। उसकी मासूमियत हमेशा दाइम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती। दाइम मुझे बेबी चाहिए, वो अचानक सर उठाकर बोली थी। बेबी क्यों चाहिए तुम्हें? दाइम ने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसकी बात को दोहराते हुए कहा, सकीना आंटी की बेटी भी मेरी जितनी है, उसकी भी शादी हुई है और उसका भी एक बेबी है। वो इतना छोटा और प्यारा है, इसलिए मुझे भी बेबी चाहिए। वो फौरन से बोली थी। उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी ख्वाहिश पर वो हंस पड़ा। अच्छा तो तुम्हें बेबी चाहिए? उसकी मुस्कुराहट में शरारत भी शामिल हो गई थी। हाँ, नवाल ने फौरन सर हिलाकर कहा। चलो फिर बेबी लाने के लिए जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। दाइम ने नरमी से उसके बालों को छुआ था। ठीक है, वो मासूमियत से बोली तो वो गहरा मुस्कुराया। चलो फिर मेरे करीब आओ। नवाल ने शर्माते हुए दाइम के चेहरे की तरफ देखा। फिर आहिस्ता से वो दाइम के करीब हुई। दाइम ने पुरसकून होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। इन दूरियों को हसफ कर दो नवाल, वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोला था। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन दाइम की मोहब्बत और खलूस ने उसे एतमाद बख्शा। वो आहिस्ता से दाइम के करीब होकर तमाम दूरियों को मिटा गई। दाइम की धड़कनें तेज हो गई थीं। नवाल के करीब होने से उसके जज्बात का बंध टूटने लगा था। वो बेख्तियार होते नवाल की सुराहीदार गर्दन की तरफ झुका। नवाल ने एक लम्हे के लिए सुकून महसूस किया, लेकिन जैसे ही दाइम की शिद्दतें बढ़ने लगी वो सिसकने लगी। दाइम की कुर्बत और जज्बात की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी। वो अचानक रोने लगी थी। उसके आंसू दाइम के दिल पे गिरे जैसे किसी ने गर्म लोहा रख दिया हो। वो फौरन पीछे हट गया और खुद को कोसने लगा। उसने जल्दी से नवाल को गले लगाया, उसके आंसू साफ किए।
बस अब कुछ नहीं करूंगा, रोना बंद करो नवाल। वो उसको सीने से लगाए नरमी से बोला था। दाई मुझे दर्द हुआ था। वो हिचकियों से रो रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। दाई ने उसके माथे पर बोसा दिया और अपनी आवाज को भरपूर नरमी देते हुए कहा। वो उसके साथ लिपट गई। दाई ने उसे मजीद संभाल कर अपने करीब कर लिया और उसे सुकून देने के लिए उसके बालों को सहलाने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम गए, लेकिन दाइम की बेचैनी बढ़ती गई। वो अपने मुंह और जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था जो उस मासूम की गुर्बत में मचलने लगते थे। वो अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकालकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी। नवाल भी करीब ही बेड पर बैठी थी। उसकी नजरें दाइम पर जमी थी जो ब्लैक शर्ट पहनते हुए खासा मसरूफ और हैंडसम लग रहा था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर बाबा जान का नाम देख कर रुक गया। जी बाबा जान, खैरियत? उसने फोन को कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से मीर शाह की गहरी और पुरसकून आवाज सुनाई दी। दाइम बेटा, हम सब ने फैसला कर लिया है। तुम्हें और नवाल को अब किसी किस्म की जबरदस्ती या ज्यादती का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीर जान ने नवाल को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम कर लिया है। हम सब उसे अपना चुके हैं। तुम दोनों अब वापस आ जाओ। उनकी बात सुनकर दाइम के हाथ लम्हा भर कर रुक गए। ये सब अचानक कैसे? बीर जान कैसे मान गई? वो हैरान हुआ था। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी जिद और नवाल के लिए तुम्हारी मोहब्बत को देखकर हुआ। हमें एहसास हो गया है कि नवाल हमारी बहू है और उसे वैसा ही मुकाम मिलना चाहिए। अब कोई मसला नहीं होगा। दाइम ने गहरी सांस ली और कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा। ठीक है बाबा जान, मैं कुछ दिनों में नवाल के साथ हवेली वापस आता हूँ। कुछ देर के बाद वो बोला था। यही बेहतर है बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। फोन बंद करते हुए दाइम ने कुछ सोचते हुए एक नजर नवाल पर डाली जो खामोशी से उसे देख रही थी। बाबा जान का फोन था। वो चाहते हैं कि हम हवेली वापस चलें। सबने तुम्हें अपना लिया है। सच? मुझे कबूल कर लिया सबने? उसने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ पूछा। हाँ, सबने तुम्हें कबूल कर लिया है नवाल। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, वो मुस्कुराकर बोला था। नवाल ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी की झलक आ गई। दाइम ने नरमी से उसके करीब जाकर उसके सीने से लगा लिया। अब बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, हम जल्द वापस चलेंगे। उसने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया और वो अपने काम की तैयारी में दोबारा मसरूफ हो गया। उसके चेहरे पर अब सुकून और खुशी के तासुरात नुमायां थे। वो भी अपनों से मिलने के लिए बेताब था। दोपहर का वक्त था। हवेली के दरवाजे पर गहमा गहमी थी। मुलाजमीन हाथों में गुलाब के फूल लिए कितार में खड़े थे और हवेली के बड़े दरवाजे को रंगीन फूलों की माला से सजाया गया था। दरवाजे के करीब दादा जान, बी जान और मीर शाह और चच्ची जान खड़े थे, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें नुमायां थीं। सबको मालूम था कि आज 3 माह बाद दाइम और नवाल वापस आ रहे हैं और ये लम्हा उनके लिए खुशियों का बाइस था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, दाइम ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वो स्याह शलवार कमीज में हमेशा की तरह बावकार लग रहा था। नवाल भी आहिस्ता से बाहर निकली, आसमानी रंग के लिबास में, बच्चों जैसी मासूम मुस्कुराहट लिए। मुलाजमीन ने उन दोनों पर गुलाब के फूल निछावर किए और हवेली का माहौल खुशबू से मुअत्तर हो गया। दादा जान ने आगे बढ़कर दाइम को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और फख्र का मिला जुला तासुर था। बेटा, तुम्हारे वापस आने से हवेली की रौनक लौट आई है, दादा जान ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा। आपकी दुआ है दादा जान। दाइम ने नरमी से दादा जान के हाथ थाम लिए। उसके बाद बीर जान ने आगे बढ़कर उन दोनों को दुआ और प्यार दिया। मीर शाह ने भी मुस्कुराते हुए दाइम को गले लगा लिया था। नवाल के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। वो बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए सबका इस्तकबाल देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक नुमाया थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही मुलाजमीन ने रास्ते में फूल बिछा रखे थे और हर तरफ मोहब्बत और अपनायत का माहौल था। नवाल दाइम के साथ साथ चलते हुए कभी हवेली को देखती और कभी लोगों की मोहब्बत भरी मुस्कुराहटों को। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये खुशियां हमेशा कायम रहें। जल्द ही सब दस्तरख्वान पर जमा हो गए। खाने की मेज रंग बिरंगे खानों से सजी हुई थी। सबने हंसी मजाक के दरमियान खाना खाया। नवाल हर किसी के साथ पूरे तमादी से बात कर रही थी और दाइम उसे देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसका फैसला दुरुस्त साबित हुआ। खाना पुरसकून माहौल में खाया गया था। उनको हवेली आए काफी महीने हो गए थे। सबका रवैया नवाल के साथ बदल गया था। वो तितलियों की तरह पूरी हवेली में उड़ती फिरती थी, मगर कोई रोक टोक ना थी। बीर जान भी अपना दिल उसकी तरफ से साफ कर चुकी थी, क्योंकि वो अपने होनहार पोते को इस वजह से खोना नहीं चाहती थी। वो अभी ऑफिस से हवेली लौटा था कि दादा जान ने उसको बुला लिया। वो खामोशी से उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। दादा जान अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक संजीदगी के साथ नरम सी मुस्कुराहट थी। आओ बेटा बैठो, दादा जान ने मोहब्बत से कहा। वो उनके करीब सोफे पर बैठ गया और एहतराम से उनकी तरफ देखने लगा। जी दादा जान, आपने मुझे बुलाया। दाइम, तुम जानते हो कि ये खानदान तुम्हारे दम से कायम है। तुम हमारे इकलौते वारिस हो और हम चाहते हैं कि ये विरासत तुम्हारी नस्ल तक जाए। तुम हमें पोते की खुशी दे दो। वो बिला किसी तमहीद के साफ गोई से बोले थे। दाइम उनकी आखिरी बात पे चौंक गया। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम हमें एक पोते की खुशी दो। नवाल के साथ तुम्हारी शादी को कुछ वक्त हो चुका है। हम सब चाहते हैं कि अब हमारी अगली नस्ल की बुनियाद रखी जाए। उसने दादा जान की बात सुनकर गहरी सांस ली। दादा जान, नवाल अभी बहुत छोटी है, वो सिर्फ 15 साल की है। मैं जानता हूँ वो इस जिम्मेदारी को नहीं समझ सकती। बेटा, एक लड़की 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, ये कुदरती बात है। नवाल तुम्हारे साथ बहुत अटैच है और अगर तुम उसे मोहब्बत और नरमी से समझाओगे तो वो तुम्हारी बात को मान लेगी। हमें यकीन है कि वो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखेगी। वो तो जैसे हथेली पर सरसों जमाए बैठे थे। वो बेबस हुआ। उसका चेहरा किसी गहरे इस्तराब का शिकार लग रहा था। दादा जान, मैं नवाल को समझाऊंगा, लेकिन मुझे खुद कुछ वक्त चाहिए। मैं इस मामले में जल्दी नहीं करना चाहता। वो मेरे लिए कांच की गुड़िया की तरह है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसके दिल या जिस्म पर कोई बोझ आए। वो तहम्मुल से अपने दिल की बात कह गया। बेटा, हमें मालूम है कि तुम उसे कितना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो, हमारी नस्ल का तसलसल जरूरी है। ये हवेली, ये जमीन, ये विरासत सब तुम्हारी
तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का हक तब अदा होगा जब हमारी अगली नस्ल का वजूद होगा। दादा जान ने नरम लहजे में उसे समझाया था। वो खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। वो अंदर ही अंदर शशोपंच में मुब्तला। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मामले को कैसे संभाले। नवाल की मासूमियत और कम उम्री उसके दिल में बार बार आ रही थी और वो दादा जान की ख्वाहिश के आगे बेबस भी महसूस कर रहा था। ठीक है दादा जान, उसने बिलाखिर आहिस्ता से कहा, मैं आपकी ख्वाहिश को जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। दादा जान ने मुतमईन होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें तुम पर भरोसा है बेटा, तुम हमारे खानदान की उम्मीद हो। दाइम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक बोझ सा महसूस हो रहा था। उसने नवाल के लिए बहुत से ख्वाब देखे थे। वो उसकी तालीम मुकम्मल करवाना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा फैसला उसकी मासूम जिंदगी पर असर डाले। लेकिन दादा जान की ख्वाहिश और खानदान की उम्मीदों के आगे उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो परेशान सा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों में वो ठहराव न था जो आमतौर पर उसकी शख्सियत का हिस्सा था। नवाल जो बेड पर बैठकर उसके मोबाइल पर कार्टून देखने में मगन थी। क्या हुआ, थके हुए लग रहे हैं आप? वो उसकी तरफ देखते ही मुस्कुराकर बोली। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। उसने नवाल की तरफ देखा और हल्के से सर हिलाया। परेशान क्यों है, मुझे बताए ना, शायद मैं कुछ कर सकूं। नवाल ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और करीब आकर उसके हाथ थाम लिए। वो मुस्कुराकर उसके नन्हे हाथों को देखने लगा जिसमें उसके हाथ थे। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम्हें बेबी चाहिए? उसकी बात पर नवाल की आंखों में खुशी की चमक आ गई। हाँ चाहिए ना, कब मिलेगा मुझे बेबी? वो अपनी असली मासूमियत से बोली। नवाल तुम्हें मालूम है कि बेबी कैसे आता है? दाइम ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ संजीदगी से देखकर कहा। नवाल ने उलझन भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप तो सब जानते हैं ना, आप ही बेबी ले आए। दाइम हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में एक बेचैनी सी छुपी थी। नवाल, बेबी लड़कियां पैदा करती हैं, लेकर नहीं आते कहीं से। उसकी बात पर नवाल ने हैरत से आंखें फैलाई। क्या वाकई? मुझे तो ये भी नहीं पता था, लेकिन मैं क्यों पैदा करूं बेबी? आप पैदा करें ना। दाइम ने उसकी मासूमियत पर बेसाख्ता कहा लगाया, लेकिन जल्द ही संजीदा हो गया। नवाल, बीवी होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं तुम्हें सबके लिए मजबूर नहीं करना चाहता। नवाल ने गर्दन झुकाकर सोचने वाले अंदाज में सर हिलाया। अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन ये कैसे होगा? दाइम ने उसके सवाल पर कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की। ये बातें तुम्हारे लिए समझना भी मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दूंगा। जब तुम इन बातों को समझने के काबिल हो जाओगी, तब ही हम इस बारे में सोचेंगे। वो आहिस्ता से उसको सीने से लगाकर बोला था। नवाल ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ठीक है दाइम, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। दाइम ने मुस्कुराकर उसके माथे पर नरमी से बोसा दिया और खुद से वादा किया कि वो उसे कभी किसी दबाव या तकलीफ में मुब्तला नहीं करेगा। उसकी मासूमियत और उसकी भरोसेमंद मुस्कुराहट ने दाइम के दिल को सुकून बख्शा, मगर अंदर ही अंदर वो दादा जान की ख्वाहिश के बोझ तले दब रहा था। 3 साल बाद, आज उसकी 18वीं सालगिरह थी। आज वो पूरे 18 साल की हो गई थी। इस 3 साल के अरसे में दाइम शाह की मोहब्बत ने उसे एक हसीन दोशीज़ा बनाकर उभारा था। वो याकूती हुस्न के मालिक थी जो उसे देखता ही रह जाता। वो इस कदर हसीन और जमील थी, मगर दाइम शाह अब तक अधूरा था। उसने उसके बड़े होने की बड़ी शिद्दत से इंतजार किया था और अपने मुझ और जज्बों को 3 साल से सुलाता आ रहा था। उसने दादा जान और बीजान को भी अपने साथ 3 साल के इंतजार की सूली पर लटका कर रखा हुआ था, जो उससे पोते के ख्वाहिशमंद थे, मगर उसके कहे के मुताबिक नवाल के 18 साल के होने का इंतजार कर रहे थे। रात सालगिरह की तकरीब के बाद वो थकी हुई वार्डरोब से ड्रेस चेंज करके ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। दाइम अभी तक कमरे में नहीं आया था। वो दोस्तों में बैठा हुआ था। अभी उसको कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला। उसने मुड़कर देखा तो दाइम उसको देखकर मुस्कुराते हुए उसकी जानिब आया। मेरा 3 साल का सब्र खत्म हुआ, अब तुम नहीं बचोगी। वो कहते साथ खींचकर उसको अपने साथ लगा गया। वो शर्माकर निगाहें झुका गई। जानती थी उसने अपने दाइम शाह को बहुत इंतजार करवाया था। दाइम ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और उठाकर बेड की जानिब ले आया। वो शर्म से सुर्ख पड़ती आंखें बंद कर गई। दाइम ने आगे बढ़कर तमाम लाइट्स ऑफ कर दी और फिर उसकी तरफ बढ़ते उस पर झुक गया। उसकी गुर्बत पाते ही दाइम की 3 सालों की तशनगी और प्यास मिटी थी। वो दोनों आज की रात मुकम्मल एक दूसरे को पा चुके थे। चांद उनके मिलन की रात पे मुस्कुराता बादलों की ओट में छुप गया था।